हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, रियल नंबर कर रहे थे। रियल नंबर के अंदर एक्सरसाइज नंबर 1.3 तक हमने खत्म कर दिया। देन आफ्टर एक्सरसाइज नंबर 1.4 की ओर जाते हैं। 1.4 के अंदर एक्चुअल में जो भी टर्म्स आपको दिए गए हैं वो टर्म्स एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए तो बहुत इजी टर्म है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत कम। लेकिन हम किसी को नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हम सारे सम को देख लेंगे एक बार प्रॉपर्ली, ठीक है। एक्चुअली में यहाँ पे एक थियरम यूज करना है, छोटा सा थियरम है, वो थियरम आपको यूज करना है और उसको लेके आपको काम करना है। वो क्या है, मैं आपको लाइव एग्जांपल के अंदर सम के साथ सिखाता हूँ। जैसे कि पहला क्वेश्चन देखिए, without actually performing the long division, state whether the following rational number will have terminating decimal expansion or non-terminating repeating decimal expansion। हम जब 9th में पढ़े थे बच्चों, याद करिए 9th के अंदर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर हमने एक चीज सीखी थी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होते हैं जो रुक जाते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग जो रुकते नहीं है। जो रुक जाते हैं उसके अंदर फिर पार्टीशन थे, रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग, कंटिन्यूअस रिपीट होने वाले, कंटिन्यूअस रिपीट नहीं होने वाले, ठीक है ना। तो उसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है। यहाँ पे आपको क्या करना है, एक्चुअली में बताना है कि नीचे जो भी एक्सपांशन दिए गए, माफ कीजिए, जो भी नीचे जो भी अलग अलग प्रकार के एक्सप्रेशन दिए हुए वो क्या टर्मिनेटिंग है और क्या वो नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग है तो साथ में बताया गया रिपीटेड डेसिमल एक्सपांशन है कि नहीं, ठीक है। तो उसका यहाँ पे आपको प्रॉपरली एक्चुअल में डिवाइड नहीं करना है, लेकिन आपको बताना है कि भाई वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो एक मेथड, एक थियरम है ऐसा, जिस थियरम की मदद से हम बताते हैं कि ये एक्चुअल में टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो वो क्या है, मैं आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जैसे कि पहला एग्जांपल है 13 डिवाइड बाय 3125। फर्स्ट का फर्स्ट चलिए देख लेते हैं। 25 डिवाइड बाय, माफ कीजिए, 13 डिवाइड बाय 3125। रेडी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ पे आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है कि जो भी एक्सप्रेशन जो भी हमें दिया है उसको टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग अगर दिखाना है इस चैप्टर के लिए तो आपको एक थियरम यूज करना पड़ेगा। और थियरम क्या है कि इसके अंदर जो भी न्यूमरेटर है और जो भी डिनोमिनेटर है, क्लियर ना, क्योंकि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दिखाने के लिए दोनों की जरूरत पड़ती है। हमारे पास न्यूमरेटर की भी जरूरत पड़ती है और डिनोमिनेटर की भी जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर जो है वो देख लीजिए जरा, डिनोमिनेटर जो है वो देख लीजिए। डिनोमिनेटर के अंदर आपको ध्यान रखना है कि ये थियरम ये कहता है कि डिनोमिनेटर है हमारा जो भी एक्सप्रेशन है, वो एक्सप्रेशन जो कि p बाय q फॉर्म वाला है वो टर्मिनेटिंग तब होगा, वो याद रखिए, वो टर्मिनेटिंग। हम क्या सीख रहे हैं, हमें दिया गया एक्सपांशन, माफ कीजिए एक्सप्रेशन, वो टर्मिनेटिंग है या नहीं वो चेक करो। तो हमारा थियरम है, थियरम के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं भाई हमारा जो एक्सप्रेशन है वो टर्मिनेटिंग तब होगा जब हमारा डिनोमिनेटर, इस बात को नोट कर दीजिए बच्चों, हमारा डिनोमिनेटर वो क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर होना चाहिए कौन से फॉर्म में, 10 के पावर में, 10 के पावर में कोई भी नंबर होना चाहिए, 10 के पावर में कोई भी नंबर, वो नंबर जो है वो एक्चुअल में डिवाइड हुआ है और प्रॉपर थियरम के अंदर डिवाइड करके डिराइव किया गया है, वो है 2 and 5। हम कोई भी पावर लेते हैं m और n, यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो डिनोमिनेटर 2m और 5n वाले फॉर्म में होना चाहिए। अब ये कब, क्यों और कैसे मैं आपको सिखाता हूं कि भाई 2m और 5n वाले फॉर्म में होना चाहिए तभी, या तो दोनों में से कोई भी एक होना चाहिए, या तो 2m होना चाहिए, या तो 5n होना चाहिए, या तो दोनों होने चाहिए। अगर ऐसा है तो ही हमारा एक्सप्रेशन वो टर्मिनेटिंग होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये चीज जो मैंने यहाँ पे लिखी है वो अगर नहीं है तो हमारा जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो क्या हो जाएगा, हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या हो जाएगा वो, नॉन
टर्मिनेटिंग, अगर ऐसा नहीं है तो। अब इसका मतलब क्या है, 2m और 5n का मतलब क्या, कि आपको जो भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर को आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज इन द सेंस, जैसे कि आपको बताया गया पहले फर्स्ट क्वेश्चन 13 डिवाइड बाय 3125, क्लियर ना, 13 डिवाइड बाय 3125 ऐसा आपको बता दिया गया। अब मुझे यहाँ पे एक्चुअल में पता है कि भाई 2135 यानी कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो 5:5 होता है, रेडी, मुझे पता है। पर आप लोग कैसे करोगे, तो आपके पास तो सीधी फैक्टर निकालने की मेथड है, ऐसे आप फैक्टर निकाल लीजिए, तो आपको ऐसे अलग अलग 5 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, मतलब कि ये जो 5 है कितनी बार आए, 5 टाइम आए, क्लियर। तो हमने 5:5 लिख दिया। अब हमारा डिनोमिनेटर देखिए 5 के पावर में कोई भी हो सकता है, कोई भी नॉन, ये m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, रेडी ना, ये तो क्या है वो तो पता चल गया ना, कोई भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए ऐसा इंटीजर है, रेडी, नॉन नेगेटिव इंटीजर, इन शॉर्ट कोई भी पॉजिटिव इंटीजर, क्लियर। तो देखिए 5 के पावर में 5 आया तो वो तो कोई भी हो सकता है, लेकिन डिवाइड में कंपलसरी या तो 5 का पावर में कुछ होना चाहिए या तो 2 के पावर में कुछ होना चाहिए या तो दोनों होना चाहिए। अगर इनके अलावा कुछ भी है तो ये दोनों के अलावा भी कोई एक नया फैक्टर आ गया, ऐसा साबित हो गया। अगर ऐसा साबित हो गया तो ये रेशनल नंबर साबित होगा नहीं, क्लियर, समझ में आई बात, तो ये रेशनल नंबर प्रूव होगा नहीं, ये रेशनल प्रूव करना, ये रेशनल प्रूव हो जाए तो ही ये टर्मिनेटिंग होगा, वरना वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, क्लियर। देखिए ये तो रेशनल प्रूव हो गया ना, देखिए 5:5 है हमारे पास, क्या हमारे पास 5:5 है। अगर 5:5 है, ऊपर चाहे कुछ भी हो, नीचे 5:5, मतलब कि हमारा जो टर्म है वो क्या है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, देखिए कौन से फॉर्म में होना चाहिए था, 2m या तो 5n आ गया, देखिए 5:5 को मैं अगर m कह दूं तो हो गया 5m, यानी कि 5:n कह देता हूं, चलो हमने जो लिखा है उसी वाला फॉर्म, तो 5:n वाला टर्म हो गया मेरे पास, क्लियर, समझ में आई बात, 5:n वाला टर्म हो गया, रेडी। तो ध्यान रखिएगा, खास मिस्टेक ना हो, इसको ही ध्यान में रख के हमने सारे सम करने, ठीक है, इस बात को लिख लीजिए, उसके बाद हम सारे सम करते हैं, लिख लीजिए। तो बच्चों समझ में आ गया होगा थ्योरम किस तरीके से और किस तरीके से हमें करना है, सम करते हैं आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चलिए सेकंड नंबर है 17/8, 17/8। अब देखिए डिनोमिनेटर 8 है, इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 17/8 मतलब 2/3, क्लियर ना, पार्टीशन फैक्टर कर देते हैं तो हो गया। देखिए 2/3 मतलब क्या, हमारा जो डिनोमिनेटर है कौन से फॉर्म में आ गया, 2m आ गया, 2m वाले फॉर्म में, यानी कि ये कौन सा है, ये टर्मिनेटिंग है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है, सिंपल। चलिए बहुत इजी है बच्चों, एक्चुअली में आपको थ्योरम एक बार दिमाग में बैठ गया तो आप लोग आराम से कर पाओगे। चलिए तीसरा नंबर है 64/455, 64/455। तो 455 के जब आप फैक्टर निकालोगे तो 455 आपको क्वेश्चन में डिनोमिनेटर के अंदर दिया है, क्लियर। तो इसका जब आप फैक्टर निकालोगे तो मुझे तो पता है इसके फैक्टर होते हैं 5, 7 एंड 13, क्लियर ना, लेकिन जब आप निकालोगे ऐसे तो आपको मिल ही जाएगा, 5 से करोगे 9, 7 से करोगे 13, 13 से करोगे 1, यानी कि ये 3 फैक्टर मुझे मिले। ऊपर क्या था 64, ऊपर की तो कोई जरूरत है नहीं। यहाँ पे देखिए नीचे 5 तो आया, नीचे देखिए 64 डिवाइड बाय, नीचे देखिए 64 डिवाइड बाय 5:1, यानी कि कुछ तो है, कुछ नहीं मतलब, बट मैंने कहा था कि उसके अलावा या तो वो अकेला होना चाहिए, या तो 2 के पावर में कुछ होना चाहिए, या तो 5 के पावर में कुछ होना चाहिए, या तो दोनों होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे उसके अलावा 2 फैक्टर और है, अदर फैक्टर 5:m, उसके अलावा भी कौन है 7 और 13, मतलब कि यहाँ पे ये है लेकिन कंडीशन सेटिस्फाई हुई नहीं, मतलब ये रेशनल बन पाएगा नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्लियर, समझ में आई बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, उसके बाद ये उसके फैक्टर है क्वेश्चन नंबर 4 का ध्यान देखिए। 4 के अंदर आपको पूछा गया है बच्चों की 15/1600, क्या पूछा गया है 15/1600। तो 1600 को पहले मैं अलग अलग कर देता हूं तो आपको थोड़ा पता चले। 15/16
into 1000 माफ कीजिए 100 मींस ये हो सकता है 15 16 मतलब क्या लिख सकता हूं मैं 2 रेज़ टू 4 और 100 मतलब क्या लिख सकता हूं 100 मतलब क्या लिख सकता हूं सबसे पहले तो 100 यानी कि 25 4 जा 25 4 जा रेडी यानी थोड़ा आगे एक्सपांशन करते हैं 15 into 2 रेज़ टू 4 ये 4 मतलब 2 रेज़ टू 2 2 रेज़ टू 4 2 रेज़ टू 2 2 रेज़ टू 6 25 मतलब 5 रेज़ टू 2 यानी कि ये भी कौन सा फॉर्म आ गया देखिए आ गया हमारा जो फॉर्म हमें जो फॉर्म चाहिए था वही फॉर्म आ गया कौन सा वाला 15 2 रेज़ टू m into 5 रेज़ टू n वाला फॉर्म आ गया जहां पे m 6 है n ये है मतलब कि ये भी टर्मिनेटिंग है ये भी क्या है टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये रेशनल नंबर है इसको हम लिख सकते हैं रेशनल क्लियर है चलिए आगे बढ़ते हैं 6 माफ कीजिए 4 की ओर क्वेश्चन नंबर 4 हो गया सॉरी 5th की ओर 29 by 343 29 by 343 29 by 343 चलिए 29 की जरूरत नहीं है 343 को अगर आप फैक्टराइज करते हैं तो वो होता है 7 का क्यूब क्लियर ना वो क्या होता है 7 का क्यूब पता है आपको अगर क्यूब पता है आप पढ़े थे 8th के अंदर तो ये 7 का क्यूब हो गया 7 का क्यूब हमारे कुछ काम का नहीं 7 का क्यूब वो तो 2 रेज़ टू m f2 और 5 के अलावा ही है ना 7 का कुछ पावर आया हमें तो किसका पावर चाहिए 2 का या 5 का मतलब ये कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग सिंपल ना क्लियर चलिए उसके बाद 6th नंबर बहुत इजी है बच्चों आप जितना ज्यादा करोगे खुद से उतना आपको ज्यादा पता चलेगा 23 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 23 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 3 एंड 5 रेज़ टू 2 23 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 3 एंड 5 रेज़ टू 2 एज इट इज फॉर्म m और n वाला ही फॉर्म है तो दिख रहा है कौन सा है टर्मिनेटिंग है क्लियर ना इसके अंदर ही दिख रहा है चलिए उसके बाद 6th हो गया देन आफ्टर 7 की ओर जाते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन उसको दिखाया है जिसके अंदर बताया गया है 129 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 2 5 रेज़ टू 7 129 डिवाइड बाय 2 रेज़ टू 2 5 रेज़ टू 7 into 7 रेज़ टू 5 देखिए यहाँ पे 2 रेज़ टू और 5 रेज़ टू है मतलब कि 2 रेज़ टू m और 5 रेज़ टू n है मतलब अलग से एक 7 रेज़ टू 5 आ गया वो तो हमें चाहिए नहीं मतलब यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ये कौन सा है नॉन टर्मिनेटिंग हमारी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना हमारी कंडीशन जो थी 2 रेज़ टू m और 5 रेज़ टू n वाली वो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए जो नहीं हो रही है ठीक है देन आफ्टर 8 की ओर जाते हैं 6 डिवाइड बाय 15 6 डिवाइड बाय 15 तो पहले तो कट कर दीजिए आधा सॉरी 3 से कट कीजिए 2 3 से कट कीजिए 2 3 से कट कीजिए 5 मतलब कि 2 रेज़ टू 5 यस 5 रेज़ टू 1 यानी कि 2 रेज़ टू m 5 रेज़ टू m वाला पावर आ गया कंडीशन सेटिस्फाई हो गई मतलब कि ये क्या है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन क्लियर 8 के बाद है सम यस 9 नंबर है 9 नंबर बताया गया है क्या है 9 नंबर 35 by 50 35 by 50 चलिए सबसे पहले तो इसको आप कट कर लीजिए जितना हो सकता है इसको 5 से कीजिए 7 5 जा 5 से कीजिए 10 जा क्लियर ना तो 7 डिवाइड बाय 5 2 जा ये तो हो गया 1 1 क्लियर ना यानी 2 रेज़ टू समथिंग 5 रेज़ टू समथिंग आ गया रेडी 2 रेज़ टू समथिंग और 5 रेज़ टू समथिंग आ गया तो 7 डिवाइड बाय हम लिख सकते हैं 2 रेज़ टू m एंड 5 रेज़ टू n मतलब कि ये टर्म भी टर्मिनेटिंग है सही है क्लियर ना ये टर्म भी क्या है टर्मिनेटिंग है रेडी तो एक ये सीधा सा कांसेप्ट है बच्चों क्या कि टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि डिवाइड बाय 2 रेज़ टू समथिंग और 5 रेज़ टू समथिंग होना चाहिए या तो दोनों होने चाहिए क्लियर तो इस बात का आप लोग खास ध्यान रखिएगा रेडी उसके बाद जो आगे का नंबर आपको दिया गया है 10 नंबर उसके अंदर दिया है 77 by 210 ये होमवर्क में दे रहा हूं करिएगा 77 by 210 इसको इजीली कट कर दीजिए 7 से उड़ाइए 11 7 से उड़ाइए 3 7 3 जा 30 यानी कि 10 3 जा मतलब कि उसके अंदर एक फैक्टर 3 आ गया मतलब कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है सिंपल मैंने बता भी दिया चलिए होमवर्क भी दिया और आंसर भी बोल दिया लेकिन करना है आपको ठीक है जितना प्रैक्टिस करोगे खुद से उतना ज्यादा बेटर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसके अंदर वो क्वेश्चन नंबर 2 उसके अंदर दिया गया है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दोज रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 अब वो व्हिच है टर्मिनेटिंग और डेसिमल एक्सपेंशन मतलब कि यहां पे आपको डिवाइड करना है अब डिवाइड करने का कोई मतलब नहीं है वो तो आप फिक्स से करते आए हो 5 6 7 8 9 तो सारे नंबर को आपको प्रॉपर्ली सिर्फ क्या करना है डिवाइड करना है
प्रैक्टिस कीजिएगा खुद से, एक्चुअल में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ काम का नहीं है, लेकिन हमें करना जरूर है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं नहीं करना है, हमें करना जरूर है, लेकिन आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए खुद से। आपको प्रैक्टिस करते करते, जैसे कि एक सम यहाँ पे, चलिए यहाँ पे जगह है, मैं एक आध सम उसमें से कोई भी एक जो इसमें यहाँ पे आ जाए वैसा करवाता हूँ। जैसे कि भाई सेकंड नंबर, थर्ड नंबर, ये रहा सेकंड नंबर, थोड़ा इजी रहेगा। देखिए 17 डिवाइड बाय मेरे पास क्या है, 17 डिवाइड बाय मेरे पास, चलो मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ, ये कुछ काम का नहीं है वैसे भी। चलिए 17 डिवाइड बाय 8 जो सेकंड है वो कैसे करना है, उसमें सिर्फ एक का मैं आपको बता रहा हूं। आपको डिवाइड ही करना है नॉर्मल जैसे करते आए हो। 8 बन जा 8, याद आ गया, बहुत पुरानी याद आ गई, 5 से जैसे याद आ गई, क्लियर ना आपको। चलिए 8 बन जा 8, 8 2 जा 16, सॉरी 16 आएगा, क्लियर ना। 1 कुछ नहीं चल रहा, मतलब 0.0, 8 बन जा 8, 2 8 2 जा 16, 4 और एक 0, 8 5 जा 40, 0 0 आ गया, मतलब यहां आंसर रुक गया, मतलब जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 टर्मिनेटिंग था, क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा टर्मिनेटिंग था, यस हो गया। ये डिवाइड करके भी देख लिया टर्मिनेटिंग है, यानी कि इसके अंदर ये जो भी क्वेश्चन दिए उसको आपको डिवाइड करना है, और करते 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 अगर आगे लंबा चलता ही जा रहा है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। और वहां नाइन्थ की मेथड, नाइन्थ में था ना ऐसा, टर्मिनेट कंटीन्यूअस चलता जा रहा है देन टर्मिनेटिंग, माफ कीजिए कंटीन्यूअस चलता जा रहा है देन नॉन टर्मिनेटिंग, रुक गया देन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेट हो गया, रुक गया। ठीक है, फटाफट से वो सारे क्वेश्चन आपको करने हैं, ये सारी बातों को भी लिख दीजिए। उसके बाद आखिरी क्वेश्चन जो है थर्ड नंबर, उसके अंदर भी मुझे आपको समझाना ही है, वो मैं आपको समझा देता हूं किस तरीके से आएगा, देन आफ्टर हम चैप्टर को खत्म करेंगे। लिख दीजिए जो आखिरी क्वेश्चन समझ लेते हैं। The following real numbers have decimal expansion as given below. In each case, decide whether they are rational or not. हमको अब डिसाइड करना है कि वो रेशनल है कि नहीं। बहुत इजी है बच्चों, रेशनल हो तो p by q फॉर्म होना चाहिए, ना हो तो p by q फॉर्म नहीं है। If they are rational and of the form of p by q, then what can you say about the prime factor of q? What can you say about the prime factor of q? अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको एक चीज अभी सिखाई कि इसको लाइव एग्जांपल के साथ करते हैं। जैसे पैसे की पहला एग्जांपल है 43 पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 43 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर। अब ये नंबर एक्चुअल में रुक गया, टर्मिनेट हो गया मतलब रुक गया, आगे कुछ दिया नहीं, ना ही कोई डॉट दिया है, ना ही कुछ आगे बार वगैरह दिया है, यानी कि ये नंबर को मैं p by q फॉर्म में लिख सकता हूं। 43 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइड बाय, अब एक चीज आप सीख गए भाई, 1.1 हो और मुझे 11 लिखना हो तो नीचे 10 लिखता हूं, 1.11 हो और नीचे डेसिमल ना हो तो मैं क्या करता हूं 1 के डिवाइड बाय 100 लिखता हूं, यानी कि यहाँ पे तो पीछे कितने 9 जीरो है, मतलब 1 के पीछे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने जीरो लगा सकता हूँ कि नहीं, लगा सकता हूँ ना। यानी कि ये कौन सा फॉर्म आया, p by q फॉर्म आया, कौन सा फॉर्म आया, p by q फॉर्म आया। रेडी। अब एक चीज यहाँ पे आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो, p by q फॉर्म आ गया। अब आपको क्वेश्चन एक और पूछा गया है, p by q फॉर्म आया मतलब कि क्वेश्चन का आंसर ये जो है वो रेशनल नंबर है, ये तो तय हो गया, रेशनल नंबर है वो तो तय हो गया ना, ये रोल नंबर जैसा लगेगा, रेशनल नंबर है, क्लियर ना। Q के बारे में, Q के फैक्टर के बारे में आप क्या कह सकते हो, क्वेश्चन में ऐसा पूछा गया, what can you say about the prime factor of Q, what can you say about the prime factor of Q। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बताया गया है कि भाई Q का प्राइम फैक्टर कौन सा होगा। अब अगर ये हमने आगे पढ़ लिया, अगर 2 समथिंग और 5 समथिंग हो तो वो टर्मिनेटिंग होता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये पहले से टर्मिनेट है, बताया गया, देखिए टर्मिनेट है, टर्मिनेट हो गया मतलब कि ये p by q, अगर 2:5 माफ कीजिए 2:m और 5:n ऐसा अगर डिनोमिनेटर आता था तो हम लिखते थे ना ये टर्मिनेटिंग है। अब यहां पे बता दिया कि टर्मिनेटिंग है तो उसका जो डिनोमिनेटर होगा उसके फैक्टर 2:m और 5:n ही होंगे, उसके अलावा तो कोई होंगे नहीं। अगर उसके अलावा कोई होते तो मैं उसको नॉन टर्मिनेट कहता, ये नॉन टर्मिनेट थोड़ी है, तो टर्मिनेट है। यानी यहां पे लिखना है क्या, हियर दिस इज द टर्मिनेटिंग टर्म, क्लियर, टर्मिनेटर माफ कीजिए टर्मिनेटिंग टर्म, ये टर्मिनेट टर्म हो जा रहा है, क्लियर है, टर्मिनेट हो जा रहा है। अगर ये टर्मिनेटिंग है और उसमें p by q रेशनल नंबर है तो q के रिलेटेड हम क्या लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ये पूछा गया है
व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। क्या पूछा गया है, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो क्यू के प्राइम फैक्टर क्या क्या हो सकेंगे, तो क्यू के प्राइम फैक्टर हो सकेंगे या तो 2 या तो 5, उसका कोई पावर लिख देते हैं, या तो ये दोनों, इसके अलावा कोई हो सकेंगे नहीं। क्या, क्यू के प्राइम फैक्टर ये दोनों ही होंगे। अगर ये दो प्राइम फैक्टर होंगे क्यू के, यही दोनों, तो ही हम इसको टर्मिनेट कह सकते थे, और ये तो पहले से टर्मिनेट ही है, बताया ही गया है कि ये टर्मिनेट है। सही है ना, ये तो क्वेश्चन में बताया गया है कि ये टर्मिनेट है। अगर ये टर्मिनेट है, टर्मिनेटिंग है, तो ही ये p बाई क्यू फॉर्म में होगा, रेशनल नंबर होगा। p बाई क्यू फॉर्म में होगा मतलब रेशनल नंबर होगा, जहां पे q ये वाले फॉर्म में होगा। सिंपल। चलिए दूसरा, पूछा गया है दूसरे के अंदर 0.120 1200 0.120 1200 ऐसा चल रहा है। अभी ऐसा चल रहा है तो 9th में सीख गए, नॉन टर्मिनेटिंग है, दिख रहा है ना, नॉन टर्मिनेटिंग ऐसा चल रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यूअसली रिपीटिंग है, 1 2 3, फिर 1 2 3 4 हो रहा है, फिर 1 2 3 4 5, मतलब कि जीरो के नंबर ऑफ जीरो जो है वो बढ़ रहा है, कंटिन्यूअस रिपीट नहीं हो रहा है। रिपीट हो रहा हो तो उसको हम बार कहते हैं, क्लियर ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो टर्मिनेटिंग है या नहीं है। सबसे पहले तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते नहीं है, इसको p बाई क्यू वाले फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसलिए ये सबसे पहले तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, क्लियर, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, आगे ही चल रहा है, सिंपल। तो आगे ये p बाई क्यू की कोई बात ही नहीं आएगी, q के फैक्टर ही नहीं आएंगे ना, सीधी बात है। यानी अगर लिखने भी हो तो 2m 5n के अलावा भी कोई फैक्टर होगा ही, अगर वो होगा तो ही तो ये नॉन टर्मिनेट बना। चलिए तीसरा होमवर्क में दे रहा हूं, चलिए सिर्फ आपको हिंट देता हूं। बताया गया है 43.123456789 कंटीन्यूअस चल रहा है, बार है। देखिए बताया गया है कि क्वेश्चन क्या है, उसके अंदर बताया गया कि वो बार है, यानी कि ये चीज भी p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बार वाला फॉर्म में कंटीन्यूअस चलता जाएगा, नहीं लिख सकते। यानी कि ये पहले तो नॉन टर्मिनेट हो गया, सबसे पहले माफ कीजिए, पहले तो नॉन रेशनल हो गया, रेशनल नहीं इरेशनल हो गया। अगर ये क्वेश्चन जो आपको बताया गया जो इरेशनल यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है, तो इसका Q के रिलेटेड अगर कुछ कहना चाहे, कुछ कमेंट, तो क्या हो सकता है भाई 2m 5n के अलावा इसका कोई एक फैक्टर होगा, सीधी सी बात है। रेशनल होगा तो ही उसके ये दो फैक्टर हो सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं हो सकते। बट इरेशनल है तो इस दोनों के अलावा कोई एक फैक्टर और अदर हो ही सकता है, फिक्स्ड है, ठीक है। तो बहुत इजी एक्सरसाइज है बच्चों, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, जिस तरीके से करवाया है याद रखिएगा। वो थियरम खास उसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, क्लियर। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हालांकि कुछ काम का नहीं है, लेकिन फिर भी हम नेगलेक्ट नहीं करेंगे, सारी बातों को अच्छी तरीके से लिखेंगे, 2 टाइम प्रॉपर प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चैप्टर यहाँ पे खत्म कर दिया है हमने, इस चैप्टर को अच्छी तरीके से नोटबुक में उतार लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन थैंक्स अ लॉट।